हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल हम लोग कोलरॉस लॉ कर रहे थे, ठीक है। तुम्हारे डिफरेंट टाइप के जो एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल बेस्ड एप्लीकेशंस थे वो कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है उसी में एक टर्म आता है आयनिक मोबिलिटी, ठीक है। तो एक बार इसका डेफिनेशन लिख लो। तो लिखो आयनिक मोबिलिटी इज द distance traveled by ionic mobility is the distance traveled by an ion per second, distance traveled by an ion per second under a potential gradient of 1 unit, under a potential gradient of 1 unit, ठीक है। तो अब सबसे पहले चीज ध्यान दो, अगर मान लो तुमसे बोला गया ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें मैंने ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं और यहाँ V वोल्ट्स है और ये डिस्टेंस L है, तो मैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसको क्या लिखा जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज V by L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्टेज पर यूनिट। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट चीज, अब तुमसे बोला गया आयनिक मोबिलिटी डिफाइन करनी है। तो आयनिक मोबिलिटी का हम लोगों ने बोला क्या? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकेंड मतलब उसकी स्पीड। ये छोटा v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीड ऑफ आयन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकेंड मतलब क्या? उसकी स्पीड अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 यूनिट, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखो। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं आयनिक मोबिलिटी तुम्हारा किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? म्यू से। आयनिक मोबिलिटी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? म्यू से। तो आयनिक मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आयनिक मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये किससे रिप्रेजेंट होगी? म्यू नॉट से। ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट होगी? म्यू नॉट से। और नेक्स्ट जो चीज आती है वो क्या आती है? आयनिक मोबिलिटी जो तुम्हारी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? लैम्डा एम। आयनिक मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम। इससे तुम्हारा आयनिक मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम नॉट, और म्यू नॉट इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट इनटू। अब ध्यान दो, तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना है। आयनिक मोबिलिटी तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, इस पे न्यूमेरिकल पे नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें समझ में आयनिक मोबिलिटी है क्या। तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आयनिक मोबिलिटी अगर बढ़ेगी तो लैम्डा एम, और लैम्डा एम बढ़ रहा है तो लैम्डा इक्विवेलेंट भी क्या होगा? इस पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट तुम्हें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो चीज करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वहां इसका यूज आएगा। तो ध्यान रखो, जितनी एक आयन की मोबिलिटी ज्यादा उतना उसका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्यादा। ये लोग पहले भी बोल चुके हैं। देखो, जितना आयन जल्दी ट्रेवल करेगा उतना तुम्हारा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। समझ में आया? इसके अलावा बाकी ये सब फॉर्मूलेस तुम्हारे कोर्स पे नहीं है, ठीक है। आया समझ में? सिर्फ तुम्हें बताया गया इनको डिफाइन करने के लिए। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट, इसी बेसिस पे एक और पार्ट लिख लो, ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? डिफाइन सबसे पहले क्या करते हैं? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय एन आयन। अब मतलब क्या है? लेट मान लो तुम्हारा एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें तुम्हारा कैटायन C+ है, अनायन A-। अब C+ भी कंडक्ट कर रहा है करंट, A- भी कंडक्ट कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि म्यू नॉट C+
is directly proportional to lambda m naught c plus. Similarly, mu naught a minus is directly proportional to lambda m naught a minus. ट्रांसपोर्ट नंबर अगर मैं बोलूं तो ट्रांसपोर्ट नंबर अगर मान लो मुझे निकालना है C प्लस का, तो C प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर मतलब टोटल करंट में से कितना तुम्हारा उस C प्लस आयन मतलब C प्लस A माइनस ने टोटल करंट पास किया, उसमें से कितना तुम्हारा फ्रैक्शन C प्लस ने पास किया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, म्यू नॉट C प्लस अपॉन म्यू नॉट C प्लस प्लस म्यू नॉट A माइनस, क्योंकि करंट कैरिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी, हम बता चुके हैं जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा करंट कैरी करेगा, तो आयनिक मोबिलिटी जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा तुम्हारी एबिलिटी टू कैरी करंट। तो अगर ऐसा आ रहा है तो लेमडा एम नॉट, ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लेमडा एम नॉट सी प्लस लेमडा एम नॉट सी प्लस प्लस लेमडा एम नॉट ए माइनस। फिर से तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखो तो या तो ये कि फॉर्मूला ध्यान रख लो, इस पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, याद रखना है तो फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। एक चीज ध्यान रखनी है कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। इन दोनों पार्ट में सिर्फ लिमिटेड चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, फर्स्ट आयनिक मोबिलिटी में सिर्फ ये आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्ट नंबर में या तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, ठीक है, लेकिन पूछा कम जाएगा। दूसरी चीज, आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से अगर ट्रांसपोर्ट नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ने से लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो बस इन दो पार्ट्स में सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक जो मेन टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक आता है दैट इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अब इससे पहले हम लोगों ने टाइट्रेशन पढ़ रखा है आयनिक में, क्या करते थे कि एक नीचे ले लिया जिसको हमें एनालाइज करना है, जैसे NaOH लेते थे, ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो तुम्हारा टाइट्रेंट है वो गिराते थे, फिर एक इक्विवेलेंस पॉइंट है, सब के बीच में तुम्हारा पीएच आता था, याद है कि नहीं याद है, वहां टाइट्रेशन पढ़ रखा है, ये टाइट्रेंट है ये टाइट्रेट है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। और हम लोगों ने वहां क्या बताया था कि एक प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं, जहां वहां हम लोगों ने ग्राफ जब आयनिक इक्विलिब्रियम में बनाया तो पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH का बनाया था, ध्यान करो। वहां जब टाइट्रेशन पढ़ा था तो पीएच के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, मतलब पीएच को डिटरमाइन किया था जब वॉल्यूम ऑफ NaOH के साथ। इस केस में जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट को डिटरमाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ NaOH। फिर से सुनो क्या बोला कि टाइट्रेशन क्या था कि हम लोगों ने एक ले लिया एनालाइट, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेंट डाल रहे हैं, और जब हमने आयनिक में पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, क्या जैसे जैसे तुम वॉल्यूम ऑफ HCl बढ़ता है, इस केस में वॉल्यूम ऑफ HCl है क्योंकि टाइट्रेंट, ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ HCl बढ़ता जाएगा उससे पीएच पे क्या चेंज आएगा, फिर हमने पीएच वर्सेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट का ग्राफ बनाया। इस केस में हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं तो बस हम लोग पीएच ना डिटरमाइन करके क्या डिटरमाइन करेंगे, लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। तो अब शुरू करने से पहले दो पॉइंट्स तुम्हें इसमें ध्यान रखने, और ये दो पॉइंट्स अगर तुम्हें समझ में आ गए तो पूरा टाइट्रेशन समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, H plus and OH minus have very high ionic mobility compared to other ions। पहला पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है, H प्लस और OH माइनस की आयनिक मोबिलिटी बहुत हाई होती है कंपेयर टू अदर आयंस, मतलब दूसरे जैसे Na प्लस हो गया, K प्लस हो गया, इनके कंपैरिजन में H प्लस और OH माइनस की आयनिक मोबिलिटी पानी में
बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर आयंस। तो अब इससे हम लोग क्या रिप्लेस बता सकते हैं, ध्यान दो, मैं क्या बोलूंगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस इंक्रीजेस ड्यूरिंग टाइट्रेशन, अगर मैं बोलूं कि टाइट्रेशन के दौरान तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, नेट आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, नेट आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, और नेट आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो मैं बोल सकता हूं लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। वो चीज ध्यान दो, हमने क्या बोला था, आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ेगा। तो अगर H प्लस और OH माइनस का कंसेंट्रेशन टाइट्रेशन के दौरान इंक्रीज कर रहा है तो नेट आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी, और नेट आयनिक मोबिलिटी बढ़ने से तुम्हारा लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। सेकेंड, इसी पे बोले अगर मैं कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिक्रीज कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, नेट आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज करेगी और लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट भी क्या करेगा। पहला तो पॉइंट यह ध्यान रखना है। दूसरी चीज ध्यान रखो, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट converts to weak electrolyte, तो अब खुद से एक चीज बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अल्फा एक, तो क्या बोल सकते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा, और कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस ज्यादा तो तुम्हारी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। समझ में आया? कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस मतलब नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा कम तो आयंस कम तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कम। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट विल डिक्रीज। समझ में आता है? और सिमिलरली इफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कन्वर्ट्स टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट then lambda m और lambda equivalent will increase। समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग जो टाइट्रेशन पढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, या टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक HCl ले रखा है, लेट मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखा है HCl, और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, NaOH। ठीक है, तो एक टाइट्रेशन ध्यान दो, इसको ग्राफ में यहां बनाऊंगा, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो ध्यान दो इनिशियल सोल्यूशन में क्या है, जब वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 है तो इनिशियल सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कुछ लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट रहा होगा। ठीक है, जब वॉल्यूम ऑफ NaOH 0 तो सिर्फ HCl है। अब धीरे धीरे when NaOH is added, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जब NaOH को तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, ये HCl के साथ रिएक्ट करके, ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। समझ में आया? एसिड है, बेस है, एसिड बेस साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक चीज ध्यान दो, इनिशियली तुम्हारे H प्लस और Cl माइनस आयंस थे, जैसे जैसे तुम NaOH डालते जाओगे ये OH माइनस इन H प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बनाते जा रहे हैं, H2O। और OH माइनस आयंस अगर H प्लस के साथ H2O बनाएंगे तो मैं क्या बोल सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन सोल्यूशन डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? इनिशियल H प्लस Cl माइनस थे, जो HCl के H प्लस आयंस है इनको ये बेस वाटर में कन्वर्ट करता जाएगा, मतलब तुम्हारा H प्लस आयंस इन सोल्यूशन डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत?
कब तक डिक्रीज करती जाएगी? टिल इक्विवेलेंस पॉइंट, सॉरी टिल इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है कि व्हेन इक्विवेलेंस ऑफ HCl will be equal to equivalents of NaOH। इक्विवेलेंस ऑफ HCl तुम्हारे इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, मतलब क्या है कहने का कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद तुम्हारा सारा HCl खत्म हो गया। अगर इक्विवेलेंस पॉइंट्स में जितना भी HCl था उस सारे HCl को NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो सॉल्यूशन में HCl खत्म, और सॉल्यूशन में HCl खत्म क्या बन गया? HCl NaOH के साथ क्या बना दिया? NaCl और H2O। मतलब सॉल्यूशन में अब क्या आ रहा है? NaCl और H2O आ रहा है। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद सारा HCl खत्म हो किसमें कन्वर्ट हो गया? NaCl और H2O में। तो अब अगर तुम और NaOH डालोगे और NaOH डालोगे तो NaOH NaCl के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मतलब न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल सॉल्ट साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और NaOH डालने से मैं क्या बोल सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस बढ़ेगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। फिर से ध्यान दो कैसे किया कि पहले HCl था, मतलब सॉल्यूशन में H प्लस आयंस। जब तुमने NaOH डालना शुरू किया तो वो NaOH HCl के साथ कंबाइन करके NaCl प्लस H2O देता गया, मतलब वो H प्लस आयंस OH माइनस के साथ मिलके क्या बना रहा है? H2O। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहा है तो लैम्डा और लैम्डा इक्विवेलेंट भी डिक्रीज करेगा। कब तक डिक्रीज करेगा? टिल इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद सारा HCl खत्म। अब अगर तुमने और NaOH डाला तो और NaOH डालने से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस बढ़ेगा, और OH माइनस आयंस बढ़ने से मैं क्या बोल सकता हूं कि लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट भी इंक्रीज करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इनिशियली ओनली HCl इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। Initially only HCl is present in the solution, full stop. When NaOH is added, it combines with HCl, ये वाली रिएक्शन लिख लो, it combines with HCl, ये वाली रिएक्शन लिखो। Hence concentration of H plus in solution decreases. Hence concentration of H plus in solution decreases till equivalence point. Till equivalence point. Next point, after equivalence point, ब्रैकेट में लिख लेना, all HCl is neutralized by NaOH। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब सारा HCl को NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया। all HCl is neutralized by NaOH। if further NaOH is added, then concentration of OH minus ions increases, hence lambda m or lambda equivalent increases, समझ में आया? ग्राफ बना लो, इसके बाद ग्राफ बना दो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड कर दिया जाए, मतलब क्या है कि अब इनिशियली NaOH है, हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं? HCl डाल रहे हैं। तो इसमें भी सेम होगा। अगर मैं इसमें बनाऊंगा लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ, इस केस में तुम्हारा टाइट्रेंट क्या? HCl। तो इनिशियली जब तुम NaOH में HCl ऐड करोगे तो ये NaCl प्लस H2O फिर से वही। तो इस केस में इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने की वजह से
लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट भी डिक्रीज करेगा। कब तक? इक्विवेलेंस पॉइंट। और एक बार इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, तुमने फर्दर HCl ऐड किया, फर्दर HCl ऐड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट अगर तुमने फर्दर HCl ऐड किया, मोर HCl इज एडेड, देन क्या बोल सकता हूं? कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस विल इंक्रीज, और कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीज करेगा तो लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट भी, तो सेम ही ग्राफ आएगा, चाहे तुम स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड से टाइट्रेट कराओ, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट कराओ, दोनों में ग्राफ क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। सेकेंड, अब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया। नेक्स्ट ध्यान दो, मैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों का सेम ही टाइप से आएगा। ठीक है। लेट मान लो यहां एक वीक एसिड है CH3COH और हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं NaOH। ठीक है। वीक एसिड है CH3COH और ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं NaOH। लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है। तो ध्यान दो, when NaOH इज, इनिशियली मान लो कुछ है तुम्हारा लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट, तो अब तुमने NaOH ऐड किया तो क्या होगा बताओ? CH3COH के साथ NaOH कंबाइन करके क्या बनाएगा? CH3CONa प्लस H2O। अब एक चीज ध्यान दो, इनिशियली सोल्यूशन में क्या है? एक वीक एसिड है, और वीक एसिड का मतलब क्या होता है कि बहुत कम डिस्युएट करेगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि कंसेंट्रेशन ऑफ H+ जो सोल्यूशन में होगा वो बहुत कम होगा, वेरी लेस। कंसेंट्रेशन ऑफ H+ होगा लेकिन जो सोल्यूशन में होगा वो बहुत कम होगा। दो पॉइंट्स हमने पढ़ रखे हैं, एक पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? H+ और OH माइनस आयंस डिक्रीज करेंगे तो लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट कम होगा, और H+ और OH माइनस इंक्रीज करेंगे तो लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट पढ़ा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हुआ तो लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। दोनों पॉइंट्स में से कौन सा डोमिनेंट लेना है ये कैसे डिपेंड करेगा? तो पहला वाला केस क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इनिशियल सॉल्यूशन में था, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में तो H+ आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा, H+ है, OH माइनस आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा। इस केस में वीक एसिड है, वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो H+ आयंस का कंसेंट्रेशन कम और H+ आयंस का कंसेंट्रेशन कम, तो इस केस में डोमिनेंट कौन हो जाएगा? सेकंड वाला पॉइंट। हो क्या रहा है देखो, इनिशियली जो तुम्हारा सॉल्यूशन में है CH3COH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये रिएक्शन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है। ये किसमें क्या बोला था? ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्सेप्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का अलग से केएसपी गिवन होता है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ेगा, लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट बढ़ेगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो अभी ग्राफ ना बताना, अभी पहले फर्स्ट पॉइंट लिखो। when NaOH is added, when NaOH is added, weak electrolyte CH3COH converts to strong electrolyte, weak electrolyte CH3COH converts to strong electrolyte CH3CONa, converts to strong electrolyte CH3COONa, ये रिएक्शन लिख लो। फुल स्टॉप लिख लेना। इन दिस
weak electrolyte to strong electrolyte conversion, weak electrolyte to strong electrolyte conversion is dominant factor because concentration of H plus ions is very less, because concentration of H plus ions is very less. ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? फुल स्टॉप. Hence lambda m or lambda equivalent increases. Hence lambda m or lambda equivalent increases till equivalence point. Lambda m or lambda equivalent increases till equivalence point. ठीक है, अभी ग्राफ ना बनाना, अभी देखते जाओ. सेकंड अब ध्यान दो, आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया उसके बाद क्या होगा? तो इक्विवेलेंस पॉइंट आने के बाद CH3CONA CH3CONA प्लस H2O, ये तो खत्म. CH3COH, CH3CONA देखो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब नेट कैरेक्टर बेसिक है. नेट कैरेक्टर बेसिक है तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्शन तो नहीं होगी. वो तो मान के चलो कि इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद वो रिएक्ट नहीं करेगा. आप देख भी सकते हो CH3CONA वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, बेस के साथ नेट कैरेक्टर बेसिक, तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट जब तुम और NaOH डालोगे तो ये NaOH रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो ये Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, और Na प्लस OH माइनस में टूटेगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद OH माइनस आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, और OH माइनस आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई तो अब इस केस में तुम्हारा डोमिनेंट है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसकी वजह से जो लैम्डा m और लैम्डा इक्विवेलेंट है ये और तेजी से बढ़ेगा. पहले बढ़ रहा था लेकिन स्लोप कम था, पहले भी बढ़ा लेकिन स्लोप कम, लेकिन उसके बाद जो और NaOH डाला वो OH माइनस आयंस फर्निश करेगा बहुत तेजी से, स्ट्रॉन्ग बेस, और OH माइनस आयंस आने की वजह से ये और तेजी से इंक्रीज करेगा. तो पहले स्लोप कम, फिर स्लोप. समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इसको पहले लिख लो पॉइंट को. आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट when further NaOH is added, after equivalence point when further NaOH is added, concentration of OH minus ions increases, and hence lambda m or lambda equivalent increases at more rate. ठीक है, क्लियर है? तो अब एक चीज ध्यान दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं. मैक्सिमम टाइम तुम्हें ग्राफ ऐसा दिखेगा कि ये पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, लेकिन कई जगह तुम्हारा ये हल्का सा शुरुआत में थोड़ा सा घटता हुआ दिखाता है, फिर इंक्रीज होता है. देखो दोनों टाइप का ग्राफ बनेगा क्वेश्चन में, फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है. ये वाला भी सही होता है, लेकिन मोर करेक्ट होता है कि हल्का सा शुरुआत में डिक्रीज दिखाता है, फिर उसके बाद पूरा ग्राफ से. अब ऐसा हल्का सा डिक्रीज क्यों दिखाता है? क्योंकि देखो H+ मैंने बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें H+ बहुत कम था, लेकिन बहुत कम मतलब थोड़ा तो हुआ होगा, और वो थोड़ा सा भी अगर H+ आयंस थोड़ा सा मतलब 0.001, लेकिन 0.001 से भी जीरो आया होगा तो थोड़ा सा डिक्रीज आया, तो उसकी वजह से हल्का सा ये शुरुआत में किंक दिखा देते हैं. किंक का मतलब हल्का सा डिक्रीज, फिर पूरा ग्राफ से. ठीक है, क्लियर है? लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही दिखा देते तो ये भी सही मानोगे. अगर दोनों गिवन है तो किंक वाला सही मानोगे, दोनों गिवन है तो किंक वाला सही मानोगे. ठीक है, आया समझ में? ऐसा नहीं कि वो वाला बना दिया तो नन ऑफ दिस या उसको मार्क कर दिया. ठीक है, वो भी सही है, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है? ये वाला. ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लेना, या इसको बना लो, फिर यही पॉइंट लिख लेना. इसको बनाने के बाद लिखो स्मॉल डिक्रीज is shown initially for decrease in small amount of H+. ठीक है,
ये जो स्मॉल इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहे हैं ये किसके वजह से दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा H प्लस भी कम हुआ तो उससे बहुत कम शुरुआत में डिक्रीज आया होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिख लो।